क्लास 10th के एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की सीरीज चल रही है, जिसका ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम भूगोल का जो दूसरा चैप्टर है, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, उसको हम देखने वाले हैं विद एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट 2021 और 22 के अकॉर्डिंग। यानी कि इसमें हम रिवीजन भी करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो आइए चलिए शुरू करते हो, समझते हैं कि इस चैप्टर से कितने नंबर का और किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो ये जो वन एवं वन्य जीव संसाधन चैप्टर 2 है, इससे कुल 4 नंबर का पेपर में आएगा। आपकी 2 तो ओटी आने वाली है पिछली बार की तरह, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक है, तो बड़े प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना, 2 ओटी और एक प्रश्न, टोटल 4 नंबर का आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम देख लें, ताकि हम जब सॉल्यूशन करेंगे पेपर का तो आसानी से कर पाएंगे। पहला शब्द है IUCN। IUCN क्या होता है? इसको फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के बचाव के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है ये, जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ये क्या करता है? ये देखता है कि जो विश्व है वहां पर कौन कौन सी वनस्पति या प्राणी जगत की जातियां संकट में है, खत्म होने वाली है, तो उनको पता करके वो एक रेड बुक जारी करता है, रेड लिस्ट जारी करता है, और उनके समाधान को भी खोजता है। ठीक है, तो याद रखना जो IUCN है वो रेड लिस्ट जारी करता है, साथ ही साथ जो संकट में प्रजातियां हैं उनके बचाव को कैसे कर सकते हैं ये समाधान भी खोजता है। तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ। अभी इसमें ये जो रेड लिस्ट जारी करता है उसमें उसने 6 क्या रखे हैं, 6 वर्गीकरण किए हैं जातियों को। पहला है सामान्य यानी कि नॉर्मल जातियां, दूसरा है संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड, दूसरा है सुभेद यानी कि वनरेबल, तीसरा है दुर्लभ, फिर है स्थानिक, और फिर है लुप्त। तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि 2 नंबर में कुछ भी पूछ सकते हैं। उन्होंने पूछ दिया नॉर्मल स्पीसीज क्या है, तो एक बार हम नजर डालते हैं। तो सामान्य जातियां वो जाति हैं जिनकी संख्या नॉर्मल है, सामान्य है, मानी जाती है जीवित रहने के लिए, मतलब उनकी संख्या पर्याप्त है। हम ये नहीं कह रहे कम है या खत्म होने वाली है, ऐसे जीव नहीं है। जिनकी संख्या कैसी है? जीवित रहने के लिए सामान्य है। तो सामान्य जातियों से याद रखना ऐसी जातियां जिनकी संख्या क्या हो, जीवित रहने के लिए सामान्य है। जैसे कि आप साल के पेड़ देख रहे हैं, या आपके रोडेंट्स यानी कृतंक, कृतंक मतलब जो कुतरने वाले जीव होते हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे संकटग्रस्त जातियां यानी कि एंडेंजर। आपको शब्द से ही मिल रहा होगा कि संकटग्रस्त यानी कि जिन पे संकट मंडरा रहा है, जिनके लुप्त होने का, खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, ऐसी जातियों को हम संकटग्रस्त यानी कि इंग्लिश में एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो देख लो, वे जातियां जिन पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, ऐसी जातियों को हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड। और अगर इनकी संख्या कम होती रही, और जो विषम परिस्थितियां हैं जिनके कारण ये कम हो रही हैं, उन परिस्थितियों को हमने नहीं बदला, वो परिस्थितियां जारी रही, तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर के ये जातियां खत्म हो जाएं, विलुप्त हो जाएं। ठीक है, गायब हो जाए। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, ये संघाई है, ये मणिपुरी हिरण है, देखो इसमें थोड़ा अलग तरह का है, इसके इसके 4 तरह के सींग आपको दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे है जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा, ये है शेर पूंछ वाला बंदर, और गेड़ा हाथी आप लोग देखे होंगे। तो दूसरा संकटग्रस्त जाति यानी कि जिन पे खतरा मंडरा रहा है, अगर जिनके कारण इनकी संख्या कम हो रही है वो परिस्थितियां जारी रही, तो हो सकता है ये जीवित ना रहे। थर्ड देखो सुभेद, ये क्या है? वनरेबल है, सुभेद है। सुभेद मतलब इनकी संख्या भी कम हो रही है, ठीक है, घटती जा रही है, और अगर इसी स्पीड से घटती रही तो ऐसा हो सकता है आगे जाकर के ये क्या हो जाए? संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाए। ठीक है, संकटग्रस्त पे तो खतरा है ही, उनकी संख्या तो ऑलरेडी कम हो चुकी है, लेकिन सुभेद की संख्या धीरे धीरे घट रही है। अगर परिस्थितियां नहीं बदली तो हो सकता है ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाए। तो ये नीली भेड़ आपको दिख रही है, ये अपने हिमालय और तिब्बत में पाई जाती है। दूसरा एशियाई हाथी, ये जो गंगा नदी की डॉल्फिन है। आगे देखो, तीसरा है दुर्लभ। दुर्लभ शब्द से ही मिल रहा होगा जो बहुत कम मिलता है। तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनकी ऑलरेडी संख्या कम ही मिलती है,
और अगर वो कम मिलती रही तो क्या हो सकता है, वो भी क्या हो जाए, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाए। जैसे कि हिमालयन भूरा भालू है, रेगिस्तानी लोमड़ी और ये आपकी हॉर्नबिल। ठीक है, ये कैसी हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं। अभी कंफ्यूजन हो रही होगी तीन में, संकटग्रस्त, रेयर और वनरेबल, यानी कि सुभेद। तो देखो ये जो दुर्लभ, यहाँ पे दुर्लभ है, मैं आपको बता दूं दुर्लभ क्या है, ठीक है, पर इनकी ऑलरेडी संख्या कम थी, अगर इनकी परिस्थितियां नहीं बदली तो ये काय में जाएंगी, सुभेद में, सुभेद में। और ये अगर इनकी संख्या और कम होती गई तो पहुंच जाएंगी संकटग्रस्त में। ठीक है, और संकटग्रस्त ग्रस्त में, और अगर इनकी संख्या, अगर इनकी परिस्थितियां नहीं बदली तो ये गायब हो सकती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको समझाते हैं, एक मिनट रुको। लुप्त यानी कि खत्म हो चुकी हैं, संकटग्रस्त जिन पे खतरा मंडरा रहा है लुप्त होने का, सुभेद में यानी कि संख्या कम है, अगर हमने इनकी परिस्थितियों को नहीं बदला तो वो संकटग्रस्त की कंडीशन में आ सकती हैं और आगे जाकर के अगर लुप्त भी हो सकती हैं। और दुर्लभ क्या है, जिनकी संख्या ऑलरेडी कम है और अगर हमने की परिस्थितियां नहीं बदली तो वो सुभेद या और डायरेक्ट संकटग्रस्त की श्रेणी में आकर के हो सकता है भविष्य में वो खत्म हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि इन सबको संरक्षण की आवश्यकता है, ये वे जीव जंतु हैं जिन्हें हमें बचाना है, अगर हमने नहीं बचाया तो हो सकता है वो जाकर के लुप्त हो जाए। आगे देखिए, स्थानिक जातियां, स्थानिक जातियां वो जातियां होती हैं जो किसी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा में बंधी रहती, इसका मतलब ये वो किसी स्थान पर ही मिलती हैं और दूसरी जगह नहीं मिलती। ठीक है, इस तरह की जातियों को स्थानिक जातियां बोलते हैं। अभी देख लो उदाहरण के लिए, ये दिख रहा है आपको अंडमानी टील है, ये निकोबारी कबूतर है, ये निकोबार में, अंडमान निकोबार तो वहीं पे आपको मिलेगा। ये आपका क्या है, अंडमान में पाए जाने वाला जंगली सुअर, और ये है अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। ठीक है, तो ये टील है, अंडमान में मिलती है, ये जो कबूतर आपको दिख रहा है वो निकोबार में ही मिलेगा। ये आपको जो आपको मिथुन दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश में, और ये आपको जंगली सुअर दिख रहा है वो अंडमान में। तो स्थानिक जातियां आपका में आप शब्द समझ लीजिए, स्थानिक मतलब किसी स्थान विशेष में मिलने वाली। तो वो जातियां जो स्थान विशेष में मिलती हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं ने उन्हें उस क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वही है। नेक्स्ट सिक्स देखो, लुप्त मतलब जो खत्म हो चुकी, जो है ही नहीं है, जो जहां पे वो मिलती थी, जहां उनके घर थे वहां से वो गायब हो चुकी, अब है ही नहीं। तो ऐसी जातियां जो क्षेत्र, प्रदेश, देश या महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं, उन्हें लुप्त जातियां कहते हैं। जैसे कि एशियाई चीता, आपने चीता देखा होगा, अफ्रीकन चीता, पर वो अलग है और ये एशियाई चीता अलग है। तो एशियाई चीता आपको दिख रहा होगा बड़ा और मोटा सा दिख रहा है आपको, तो ये एशियाई चीता खत्म हो चुका है। 112 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर था ये, सबसे तेज स्पीड में दौड़ने वाला कौन था, ये एशियाई चीता। फिर ये गुलाबी सिर वाली बतख है, और ये है पहाड़ी क्या बोलते हैं, कोयल है। ठीक है, तो ये सब क्या है, खत्म हो चुके हैं, अब है ही नहीं। संकटग्रस्त जातियां जो हैं उनको भी हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो भी गायब होने की कगार पे है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अगर अपन देखें प्रशासनिक तौर पर वनों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, प्रशासनिक तौर पर। ठीक है, हम जब वर्गीकरण करते हैं तो अलग अलग आधार लेते हैं, यहाँ पे जो वर्गीकरण हो रहा है उसका आधार है प्रशासनिक। तो पहला है आरक्षित वन, इसमें देश के आधे से ज्यादा वन क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन सा वन है जो आधे से ज्यादा है, तो आप लिख देना आरक्षित वन। ठीक है, इसमें क्या है, वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण के लिए मूल्यवान समझे, किसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो आरक्षित वन। किसके लिए, वन जंगलों और जंगल के जानवरों के बचाने के लिए। ठीक है, आधे से ज्यादा देश के ऐसे ही वन है। दूसरा है रक्षित वन, इसको भी वन विभाग प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और इसमें कितना हिस्सा आता है, इसमें है 1/2 यानी कि 50%, और इसमें कितना है 1/3 या सॉरी हाँ 1/3 यानी कि कितना 30 या 33% हिस्सा, 30 के लगभग परसेंट हिस्सा इसमें आता है। अभी कंफ्यूजन होगी आपको कि आरक्षित वन और रक्षित वन दोनों को ही प्रोटेक्शन है, तो अंतर क्या है, तो यहाँ देख लो, ये जो आरक्षित वन है यहाँ पर जानवरों को चराया नहीं जा सकता, लकड़ियां नहीं काट सकते आप, जानवरों को चरा नहीं सकते। जबकि रक्षित वन में जो
जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगल के इंसान में रहने वाले, आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ से लकड़ियां बीन सकते हैं और अपने जानवरों को भी चरा सकते हैं। तो यहाँ पूर्णता प्रतिबंध है, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो आरक्षित हो गए, ठीक है, रिजर्व कर दिया उनको। और रक्षित मतलब उनका बचाव किया जा रहा है, वहां जानवरों को नहीं मारा जा सकता, लेकिन आप जानवरों, अपने जो आपके जो चरवाहे हैं, वो अपने जानवरों को चरा सकते हैं। तो रक्षित और आरक्षित मतलब क्या है? आरक्षित में ये वाले जो वन है, ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, इनमें कोई काम नहीं हो सकता और इन पे भी नजर रहेगी सरकार की। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? जानवरों को चरा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? लकड़ियां जाके बीन सकते हैं। अभी तीसरा है आखिरी, अवर्गीकृत वन। इन दोनों के अलावा जो जंगल बचते हैं वो आ जाते हैं अवर्गीकृत में, यानी कि ऐसे वन और बंजर भूमि जिसपे किसी सरकार का, किसी व्यक्ति का, किसी का स्वामित्व हो, उनको हम कहते हैं अवर्गीकृत वन, ठीक है। यहां देख लो, एक टॉपिक और है स्थायी वन। तो स्थायी वन किसे कहते हैं? आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव किया जाता है उनकी लकड़ी के लिए एवं जंगल के और जंगलों के जानवरों के बचाव के लिए, ठीक है। लकड़ी को बचाने के लिए, जानवर को बचाने के लिए किया जाता है। तो स्थायी वन में क्या आ जाएंगे आपके? आरक्षित और रक्षित वन। तो अब समझ में आया, आरक्षित में जो जिसपे सरकार प्रोटेक्शन तो दे रही है, साथ ही साथ क्या है, आप ना जंगल में जा सकते हो बिना अनुमति, कोई काम नहीं कर सकते। और जब दूसरे नंबर का ये वाला जो है, ये वाला रक्षित वन, इसमें क्या कर सकते हैं आप? अपने जानवरों को, आदिवासी जो लोग हैं वो चरा सकते हैं। अवर्गीकृत मतलब इस पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो किसी के भी अंडर में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे समुदाय और वन संरक्षण के बारे में देखेंगे। समुदायों ने जो है, जो लोगों के आसपास के, उन्होंने वनों को कैसे बचाया। अभी देखो, पहला हम सभी जानते हैं जो वन है वो मानव जाति के लिए आवास है, सभी जानवरों के लिए आवास है, ठीक है। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों की सहायता से अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, ये वाला सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में, याद रखना। तो गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए आज भी संघर्षरत है। मतलब जो राजस्थान का सरिस्का बाघ रिजर्व है, उसके आसपास क्या चल रहा है? खनन का काम, खुदाई का काम चलता है, खान है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वहां के जो गांव के लोग हैं, वो उस खनन के कार्य को रुकवाने पे अभी भी संघर्षरत है। वो कह रहे हैं कि भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, उसके तहत क्या हमें जंगलों को बचाना है, जंगल के जानवरों को बचाना, आप यहाँ पे खनन कार्य नहीं कर सकते। तो ये कहाँ है? सरिस्का में। फिर देखो, हिमालय का जो चिपको आंदोलन है, जिसमें क्या हुआ था? पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सी औरतें पेड़ों से चिपक गई थी ताकि पेड़ ना काटे जाएं। तो ये कामयाब रहे और इन्होंने सिर्फ अपने यहाँ के जो लोकल पेड़ नहीं बचाए, बल्कि पूरा वनीकरण अभियान चलाया। तो चिपको आंदोलन याद रखिए। इसके बाद एक और, टिहरी के किसानों ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो बीज बचाओ आंदोलन या नवधान्य। अभी इसमें क्या सुनो, क्या होता है आजकल, क्या हाइब्रिड बीज आ रहे हैं तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है चावलों की ना 150 वेराइटियां होती हैं, सर गेहूं की वेराइटियां, तो ऐसे बहुत सारे जो बीज हैं वो क्या हो गए, जब नए बीज आए तो उनके कारण उनको अनदेखा कर दिया। तो जो टिहरी के किसान हैं, उन्होंने जो वैरायटी है वहां की लोकल, जो पुरानी वैरायटी है चावलों की और बाकी अन्य बीजों की, उनको बचाने के लिए अभियान चलाया है, जिसको अपन बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ या फिर नवधान्य, नवधान्य मतलब 9 तरह के धान्य, उसको बचाया। और उसमें ये कहा था कि हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बगैर, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए बगैर भी अच्छी खासी खेती कर सकते हैं, ये उन्होंने करके दिखा। तो याद रखना, टिहरी के किसानों ने 2 आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य चलाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, ये जो देखो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1988 में, और कहाँ सबसे पहले हुई है? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। 88 में उड़ीसा में बचाने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन 88 उड़ीसा में हुई थी, पहला प्रस्ताव। इसमें क्या, जो जंगल नष्ट हो रहे हैं उनको दोबारा बचाने का प्रयास किया। कैसे? गांव के लोगों के साथ और वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर के काम किया, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज याद रखना, सरिस्का बाघ रिजर्व याद रख,
चिपको आंदोलन याद रखना, बीज बचाओ आंदोलन नवधान्य, और संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम उड़ीसा में शुरू हुआ था, जिसमें गांव के लोगों और वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर काम किया था। तो अभी हमने क्या देखा, फॉरेस्ट देखे, फॉरेस्ट का आयुष, फॉरेस्ट के 3 प्रकार देखे, रिजर्व यानी कि आरक्षित, आरक्षित, दूसरा देखा रक्षित, और तीसरा देखा अवर्गीकृत। ठीक है, 3 प्रकार हमने। आरक्षित में आपकी पूरी तरह से जंगल रिजर्व होते हैं, आप उसमें ना बिना परमिशन के जा सकते हैं, ना वहां की लकड़ी काट सकते हैं, ना वहां पे जानवरों को चरा सकते हैं। रक्षित में भी जंगलों को बचाया जाता है, वन विभाग के अधिकारी होते हैं, लेकिन वहां पर क्या हो सकता है, आप जानवरों को चरा सकते हैं और नीचे गिरी हुई लकड़ियां वगैरह बीन सकते हैं। और अवर्गीकृत पे प्रोटेक्शन नहीं होती है, ठीक है, वो किसी के भी अंडर में हो सकते हैं। और IUCN ने जातियों के 3 प्रकार कौन कौन से बताए, रेड लिस्ट में, अपनी जो रेड लिस्ट होती है IUCN की, यानी कि आई से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को जो संघ है उसने 3 बताए। नॉर्मल यानी कि सामान्य, जिसमें उनकी गिनती सामान्य है। एंडेंजर्ड यानी कि खतरे में है, संकट में है। वनरेबल यानी कि सुभेद है, अगर इनकी नहीं रक्षा की तो एंडेंजर्ड में चली जाएंगी। एंडेमिक जो किसी एक स्थान पर मिलती हैं। रेयर जो जिनकी संख्या ऑलरेडी बहुत कम है तो हमें उन्हें बचाना नहीं तो वो आगे जाकर वो भी खतरे में पड़ सकती हैं। और एक्सटिंक्ट यानी कि जो तो बिल्कुल खत्म, लुप्त हो चुकी हैं, लास्ट वाली। अभी देखेंगे जो भारत में वन और वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या प्रयास किए हैं, जंगल और जंगल के जानवरों को बचाने के लिए क्या प्रयास है। तो देखो, पहला तो ये है 1972 में पूरा बना दिए थे, जंगल के जानवरों को बचाने के लिए अधिनियम लेके आए। इसके तहत क्या है, कोई भी जानवरों को नहीं मार सकता, जंगलों के जानवरों को मारेगा तो उसको सजा होगी। फिर इस कार्यक्रम के तहत जो भी संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव पर, उनके के जो शिकार है उस पर रोक लगा दिया कि भैया आप जितनी भी संकटग्रस्त जातियां हैं उनमें से किसी पे भी किसी का भी शिकार नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी हो। आपको सलमान खान का केस याद होगा, उन्होंने वो काला हिरण को मारा था, तो अभी तक उन पे केस चल रहा है। ठीक है, तो फिर कोई भी हो तो संकटग्रस्त जाति को आप शिकार नहीं कर सकते, ये 72 में बना। ठीक है, उन जंगल के जानवरों को मार करके उनका व्यापार नहीं कर सकते, उनको बेच नहीं सकते, उनको खरीद नहीं सकते। ठीक है, 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी बनाया। ठीक है, फिर इसके अलावा तीसरा देखो, 2 आना है आपको, 2 लिखना है। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मैं 3 या 4 इसलिए बताती हूँ कि आपके दिमाग में रहे, चीजें समझ में आए, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ 2 ही लिखेंगे। किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, फिर एक वन्य जीव अधिनियम को फिर से संशोधन किया 80 और 86 के तहत। जो तितलियां हैं, भृंग हैं, जो ड्रैगन फ्लाई है, उनको भी संरक्षित किया गया। और 91 में 6 जातियां थी किसकी, पौधों की, उनको भी सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राकृतिक सीमा के अलावा विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां कौन कहलाएंगी, संकटग्रस्त, सुलभ, सुभेद या स्थानिक। तो मैंने बताया किसी स्थान विशेष में पाई जाने वाली कौन सी होंगी, स्थानिक। ठीक है, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना कहाँ है, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना कहाँ है, राजस्थान में। अब बताया था कि वहां के लोग है ना खनन कार्य का विरोध कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया, सोच के बताइए, अभी बताया था 1988 में आया था। इसमें क्या हुआ, ग्रामीण लोग और वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर के प्रयास किए थे जंगलों का क्षयीकरण होने से। याद आया, सही इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट देखो, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है, उसका प्रमुख कारण है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, क्या कारण है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को में क्या होता है, ये जंगल है। ठीक है, ये जंगल है, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ये जंगल को काटेंगे, काट करके इनको यहाँ जला देंगे, और जलाने के बाद जो राख बचेगी उस पर ये खेती करते हैं। फिर 5-6 साल इन्होंने खेती की, जब इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है इसको छोड़ देंगे, अगली जगह जाएंगे, वहां के जंगलों को काटेंगे, जलाएंगे, और फिर क्या करेंगे, वहां पे खेती करेंगे। फिर यहाँ की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन कम हो जाएगी तो अगली जगह। तो ये क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहे हैं। तो इस कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। और इसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में वनों की कटाई होती है। इसे काटो और जलाओ भी बोलते हैं, स्प्लैश एंड बर्न, स्प्लैश एंड बर्न। ठीक, काटो और जलाओ, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में, तो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है आपके MP में। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है,
एमपी में 70% जितने भी एमपी में जंगल है उसके 75% जंगल कैसे हैं? स्थायी वन यानी कि रक्षित या आरक्षित। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हिमालयन यव एक पौधा है। कैसा पौधा है? ये एक औषधीय पौधा है। कैसा पौधा है? औषधीय। इससे दवाई बनती है। हिमालयन यव क्या है? एक ना औषधीय पौधा है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो पेड़ है, छाल है, टहनियां है, इससे एक टेक्सोल नाम का पदार्थ निकलता है। टेक्सोल, इसको कैसे लिखेंगे? टेक्सोल, हिंदी में भी देख लो, टेक्सोल नाम का। और ये जो केमिकल है, इससे कैंसर का इलाज होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में हिमालयन यव को काटा जा रहा है। ठीक है, समझो हिमालयन यव क्या? एक औषधीय पौधा है। ये सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में मिलता है। इससे क्या होता है, इसके पत्तों से, टहनियों से, इसकी जो डालियां हैं, जड़ों से क्या टेक्सोल नाम का एक केमिकल निकलता है, जो कैंसर के इलाज में फायदेमंद होता है। इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में इस पेड़ को काटा जा रहा है और अब ये क्या, संकटग्रस्त पौधे की श्रेणी में आ गया। अगला देखो, भारत में क्या है? भारत में सघन वन क्षेत्र कितना है? तो भारत में टोटल वन क्षेत्र कितना है? 24.56 है टोटल। और इसमें सघन वन क्षेत्र कितना है? इसमें सघन वन है 12.4%। तो यहाँ पे आंसर आएगा आप कितना? 12.4%। प्रतिशत लिखा है, लगाने की जरूरत नहीं है। तो भारत में सघन वन क्षेत्र कितना? 12.4%। फिर अगला देखो, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियां कदम और ये कौन सा पेड़ है उसकी पूजा करती है? तो दूसरा है महुआ। महुआ, महुआ और कदम्ब की पूजा करती है। ठीक है, तो छोटा नागपुर में जो मुंडा और संथाल जातियां हैं वो कदम्ब और महुआ की पूजा करती हैं। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला देखिए, पश्चिम बंगाल में कौन सा टाइगर रिजर्व है जो डोलामाइट की खनन के कारण गंभीर खतरे में है? तो इसका नाम है बक्सा। पश्चिम बंगाल का जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो क्या है? डोलामाइट की खदान है उसके कारण खतरे में है। नेक्स्ट देखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान है। इनको मैप में थोड़ा लोकेशन देख लेंगे और याद भी कर सकते हैं क्योंकि ओटी में पूछ सकते हैं। तो उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड में कौन सा है? मेन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखो यहाँ पे उत्तराखंड हो गया और ये आपका हो गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका उत्तराखंड, यूके मैंने शॉर्ट में लिख दिया। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन है। तो ये पश्चिम बंगाल है आपका पूरा, ये पश्चिम बंगाल, ये पूरा आपका पश्चिम बंगाल है। और यहाँ पर आपका क्या है? सुंदरवन। यहाँ पे क्या है लिखा है? यहाँ पे सुंदरवन। दूसरा मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका एमपी है। और यहाँ पर ये बांधवगढ़, यहाँ पे एक और है कान्हा। ठीक है, और पचमढ़ी यहाँ पे। तो याद रखिए बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर राजस्थान का सरिस्का, हम इसको एक बार और देख चुके हैं, तो ये देख लिया राजस्थान। और यहाँ पे ये सरिस्का है आपका, सरिस्का। ठीक है, फिर असम का मानस। असम में दो इंपॉर्टेंट है, एक मानस और दूसरा काजीरंगा। तो मानस तो साइड में है ये इस तरफ, और काजीरंगा ठीक बीचों बीच में। मानस और काजीरंगा दोनों असम में है। फिर केरल, पेरियर। केरल में के और पेरियर में पे, यानी के पे याद रखना। केरल में पेरियर, पेरियर कहाँ है? केरल में। तो नीचे आ जाइए, केरल है ये, और यहाँ पर आपका, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, पेरियार है। ठीक है, इसके अलावा ये एक ये जो गिर है ये देख लो। इससे मैप में नहीं आने वाला, लेकिन हम इसलिए देख ले रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए। ये ओटी में ये पूछ देंगे कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का है, सरिस्का कहाँ है। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पे, तो ले लीजिए। ठीक है, याद रखिए उत्तराखंड में कॉर्बेट है, पश्चिम बंगाल में सुंदर पश्चिम बंगाल, सुंदर बंगाल। बांधव, बांधव के बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सरिस्का राजस्थान, स्थान औसा, स्थान में भी सा और सरिस्का में भी सा। असम मानस, असम मानस। ठीक है, केरल पेरियार। तो याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे, सही जोड़ियां। सही जोड़ियों में काला हिरण। काला हिरण कैसा है? काला हिरण है आपका संकटग्रस्त। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया डायरेक्ट।
काला हिरण कैसा संकटग्रस्त है, अगर हमने इसको नहीं बचाया तो हो सकता है ये खत्म हो जाए, लुप्त हो जाए। एशियाई हाथी सुभेद है, इनकी संख्या भी ठीक ठीक है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा मात्रा में मारा जा रहा है इनके खाल और इनके दांतों के लिए। तो अगर इनकी हमने रक्षा नहीं की तो ये संकटग्रस्त जाति में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला है अंडमानी जंगली सूअर। अब अंडमान किसी जगह का नाम लगा, याद रखना, तो कैसी हो जाएगी, वो स्थानिक हो जाएगी। फिर हिमालयन भूला भालू, ये जो दिख रहा है आपको, इसकी संख्या ऑलरेडी कम है, ये सिर्फ कहीं कहाँ मिले हैं, बर्फीले इलाकों में, इनकी संख्या ऑलरेडी कम है, तो ये दुर्लभ है। और गुलाबी सिर वाली बतख है, वो खत्म हो चुकी है, अब है ही नहीं है, तो ये लुप्त में आ जाएगी। नेक्स्ट है भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो आपको बताया था वो है चीता, एशियन चीता। 112 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। अच्छा, क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चीते को लोग तेंदुआ समझ लेते हैं। तो चीते को समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो उसका ये जो मुंह है, यहाँ पे उसकी आंखें हैं, तो यहाँ से आंसू जैसी लाइन है, ब्लैक कलर की होती है, ये चीते की पहचान है। लगभग चीता तेंदुआ एक से दिखते हैं, लेकिन अंतर ये है। तो देख लो, ये आपका क्या है, तेंदुआ है, और ये चीता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीते में से, और ये अफ्रीकन चीता है, एशियन चीते खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको और क्लियर दिख रहा है, ये चीते का निशानी क्या है, ये तो सबसे तेज ये है। अपना एशियन चीता सबसे तेज था, जो कि अब नहीं रहा, लुप्त है, अब ये अफ्रीकन चीता। नेक्स्ट देखो, भारत में कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र दूषित है, तो लगभग 70% जल क्षेत्र अपने कैसे हैं, वो दूषित है, खराब है, बेकार हो चुके, गंदे हो चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्लैश एंड बर्न। अभी मैंने आपको बताया था स्लैश एंड बर्न, मतलब स्लैश करो, स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ। इसका संबंध किससे, स्थानांतरित कृषि से। मैंने बताया था पूर्वोत्तर पहाड़ी इलाकों में लोग क्या करते हैं, खेती को जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर छोड़ के कहीं और काटते हैं, जलाते हैं, खेती करते हैं, तो स्थान बदलते हैं। तो काटा और जलाओ का संबंध किससे, स्थानांतरित कृषि से है। ये देखो, यहाँ पे लोगों जंगलों को काटा और ये जलाया, और इस पर वो खेती करेंगे, तो ये कौन सी कृषि होगी, स्थानांतरित कृषि। बर्न मतलब जलाना। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी है औद्योगिकरण। मतलब जंगलों को क्यों काट रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियां लगानी है भाई, हमको क्या कर रहे हैं, और नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, तो उसके कारण जंगलों को काटा जा रहा है और आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित किया जा रहा है। पर्यावरण विनाश, तो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, केमिकल्स निकल रहे हैं, तो पर्यावरण विनाश का सबसे मेन कारण औद्योगिकरण को माना जाता है विकासशील देशों में। फिर अगला प्रश्न है, टिहरी के किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया। जस्ट अभी मैंने आपको बताए थे, दो आंदोलन के नाम बताए थे, एक है बीज बचाओ आंदोलन और दूसरा है नवदान्य, नौ दाने या धान्य, तो बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य चलाया गया था, किसके द्वारा, टिहरी के किसानों के द्वारा। ठीक है, ये है, इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया है, और ये देखो बीज दिख रहे हैं आपको, ये इस तरह से बीज को बचा रहे प्राकृतिक तरीके से, और परंपरागत मतलब पुराने स्टाइल में बीजों को बचाना और उससे खेती करने के तरीके। तो ये आपके प्रश्न हुए। यहाँ देखो, सत्य सब देखेंगे, वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, सही बात है, वनों पर सब निर्भर करते हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वनों से ही हमको मिलेगी। दूसरा है वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव जंगल के जानवरों का अधिनियम 1972 में, सही है। पेरियर बाघ रिजर्व केरल में, पेरियर पेके कहाँ है, सही है। सुंदरवन उत्तराखंड में, नहीं, सुंदरवन उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में कौन सा है, कॉर्बेट। तो सुंदरवन में कौन सा है, सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा है, कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, बिल्कुल सही है। आरक्षित वनों की संख्या कितनी, 50%, यानी कि 1/2 है, और ये जंगल और जंगलों के जानवरों को बचाने में सर्वाधिक मूल्यवान है, क्योंकि यहाँ से ना तो पेड़ काटते हैं ना जानवरों को मारते हैं, तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान, यानी कि सही है। तो आपको ये 5 चौथे नंबर का गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट देखो, जैव विविधता किसे कहते हैं, प्रश्न है 2 नंबर में आने वाले हैं सारे प्रश्न, यानी कि इस चैप्टर से आपको बड़े प्रश्न करने ही नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न करने हैं, 2 से 3 लाइन की, इससे ज्यादा करने, 2 लाइन से ज्यादा करने ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चनों को अभी हम आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता मतलब जीवन में विविधता, पेड़ों की बहुत सारी विविधताएं, वैरायटी, जानवरों की बहुत सारी वैरायटी, इसको ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो देखो, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली या फिर पालतू जीव जंतु और पादपों,
पादप मतलब पेड़ पौधों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले या तो जंगली हो या पालतू हो जीव जंतुओं और पादपों की प्रजाति की बहुलता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां ऐसी जातियां हैं जिन पे संकट मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है उनके खत्म होने का, उनके लुप्त होने का। उनकी जो परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां यानी कि जो खराब परिस्थितियां उनको नहीं बदला तो क्या होगा? ये हो सकता है उनकी संख्या कम हो जाए। तो देख लो वे जातियां जिन पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, इन जातियों की संख्या में कमी का मुख्य कारण है कुछ विषम परिस्थितियां। यदि ये परिस्थितियां जारी रहीं तो इन जातियों को जीवित रहना कठिन हो सकता है। जैसे कि काला हिरण है, अभी है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, संकटग्रस्त है, इनका शिकार किया जाता है, अगर इनको नहीं बचाया तो हो सकता है ये खत्म हो जाए। इस तरह मगरमच्छ है, ये भी संकटग्रस्त में आ गए हैं। संघाई है, मणिपुरी हिरण जिसके ऐसे सींग होते हैं, ऐसे 4 ही सींग होते हैं ऐसे करके, तो ये जो है हिरण, तो इसे हम कहते हैं संघाई। इस पे भी संकट, तो संकटग्रस्त यानी कि जिसपे खतरा मंडरा रहा है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है? ये विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। बाघ को बचाने के लिए परियोजना है जो कब शुरू हुई? 1973 में शुरू हुई, 1973 में। और ये सिर्फ बाघ को बचाने के लिए नहीं बल्कि सभी जो बड़ी जीव हैं उनको बचाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में सिर्फ बाघ को नहीं बल्कि और भी जो बड़े जीव हैं उनको बचाने के लिए चलाई जा रही है। बेहतरीन परियोजना है, दुनिया की सारी परियोजनाओं में से 1973 में शुरू हुई। ठीक है, अगला है अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? तो आरक्षित और रक्षित वनों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वन तथा बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति या समुदाय के स्वामित्व में हो, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ठीक है, रक्षित वन है और आरक्षित वन के अलावा जितने भी जंगल बचते हैं या बंजर भूमि बचती है, फिर उसका मालिक कोई भी हो, सरकार हो, कोई व्यक्ति हो या समुदाय हो, कोई भी हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? अवर्गीकृत वन कहते हैं। जबकि ये जो रक्षित है और आरक्षित है इनके मालिक कौन होते हैं? सरकारी होती है। नेक्स्ट देखो, वनों की कटाई हो रही है। अगर वनों की कटाई करेंगे तो क्या परिणाम हमारे सामने आएंगे? देखो सूखा पड़ सकता है, सूखा पड़ जाएगा। जंगल पेड़ नहीं होंगे तो पेड़ों के कारण बारिश होती है। ठीक है, तो सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ भी आ जाएगी। पेड़ होते हैं तो पानी को सोख लेते हैं, पानी को रोक लेते हैं। पेड़ नहीं होंगे तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ की स्थिति। मृदा अपरदन हो गए, मिट्टी कट जाएगी, अच्छी मिट्टी सारी बह जाएगी। और पेड़ नहीं होंगे तो जमीन धीरे धीरे बंजर होगी, भूमि का निम्नीकरण होगा, भूमि कैसी हो जाएगी? मरुस्थल हो जाएगी, रेगिस्तान बन जाएगी। तो आपको जो दो अच्छे लगे वो आप पेपर में लिखाइएगा, एक लाइन उसमें बढ़ा करके, कि अगर वनों को हम काटते रहेंगे तो सूखे पड़ने का पड़ सकता है। ये सारी चीजें लिख सकते हैं आप अपने मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर रोपण करने का क्या खतरा सामने है? इसका मतलब ये है कि ये जगह है, यहाँ पर जंगल है, पूरे पेड़ है, तो हम सब हटाकर एक प्रकार का ही पेड़ लगाएं जिससे हमको आगे जाकर पैसा मिल सकता है, कमाई हो सकती है, सुंदर लगे, किसी भी कारण से हम क्या करें? सिर्फ एक तरह का पेड़ लगाएं। तो एकल वृक्ष जाति के बड़े पैमाने से रोपण करने से क्या खतरा होगा? यही खतरा होगा कि भैया यही पेड़ सब जगह दिखेगा, बाकी सारे जो पेड़ होंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो जैव विविधता जो पेड़ों की है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो एकल वृक्षारोपण से क्या होगा? बड़े पैमाने पे करने से पेड़ों की जो दूसरी जातियां हैं वो खत्म हो जाती है, उनको हट काट के, तभी तो एक वृक्ष लगाया जा रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देख लो, सागवान के पेड़ लगाए, कहाँ लगाए? दक्षिण भारत में। इससे क्या हुआ? बाकी सारे जंगल बर्बाद हो गए और सागवान के पेड़, सागवान के पेड़ ही पेड़ हो गए। तो क्या होगा? याद रखना, दूसरे पेड़ की जातियां खत्म हो जाती हैं। अगला IUCN क्या है? अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। एक संघ अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, क्या? IUCN। ये रेड लिस्ट को प्रकाशित करता है जो ये बताने का काम करता है कि कौन से जीव या कौन सी प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां हैं और इन्हें हम कैसे बचाएं। ठीक है, लास्ट देखो, जैव विविधता को कम करने वाले कोई कारण, मतलब जीवों की वैरायटी कम हो रही है, विविधता कम हो रही, तो कारण क्या? तो जीवों को मारा जा रहा है, वन्य जीवों को मारना, उनका शिकार करेंगे। अगर आप मारते जाएंगे तो हो सकता है हाथियों को मारे जाएंगे, तो शिकार कर लें तो सारे हाथी खत्म हो जाएंगे, फिर कहां से आएंगे? यहाँ पे उनके आवास, यहाँ पे आवास का विनाश, जो उनका घर है, जंगल है, उसको आप खत्म कर देंगे तो रहेंगे क्या?
तो वो खत्म हो जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कई सारी बीमारियां फैल रही हैं, उसके कारण भी जैव विविधता कम हो रही है। जंगल में आग लग जाती है तो जंगल उनके आवास खत्म होते हैं, साथ ही साथ क्या हो जाता है, धुआं, प्रदूषण, और उनके उसमें कई सारे जानवर भी मर जाते हैं। तो जंगल की आग भी कारण है। और प्रदूषित जल क्या हो चुके हैं, नदियों के प्रदूषित हो चुके हैं, जिनके कारण बहुत सारे जानवरों को बीमारियां होती हैं और वो मर जाते हैं। तो ये सारे कारण है, इनमें से आपको जो 2 या 3 अच्छे लगे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो।